नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में किसान उपयोगी जरूरी जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। आइए देखते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। कश्मीर से मिश्री किस्म की चेरी का पहला वाणिज्यिक लदान दुबई को निर्यात किया गया। मछली पालन में शिक्षण के लिए नया ऐप, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया मत्स्य सेतु ऐप। दिल्ली के शिकारपुर गांव में कृषि विज्ञान केंद्र उज्ज्वा दिल्ली द्वारा खरीफ प्याज पर किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। और अब आइए देखते हैं समाचार विस्तार से। कश्मीर जाना जाता है खूबसूरती के लिए, फलों के लिए, केसर के लिए और अब एक किस्म की चेरी के लिए भी। हाल में ही मिश्री किस्म की चेरी का पहला वाणिज्यिक लदान दुबई निर्यात किया गया। क्या खूबियां हैं इस किस्म में और कश्मीर को क्या लाभ होगा इससे, आइए जानते हैं। बागवानी फसलों के निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए कश्मीर घाटी से मिश्री किस्म की स्वादिष्ट चेरी का पहला वाणिज्यिक लदान श्रीनगर से दुबई के लिए निर्यात किया गया है। एपिडा ने MS देसाई एग्री फूड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दुबई के लिए हुए चेरी के इस लदान में मदद की है। ये कंपनी MS इनोटेरा दुबई की उद्यम कंपनी है। हालांकि निर्यात से पहले इस नमूने की एक खेप श्रीनगर से दुबई के लिए भेजी गई थी, जिसे मुंबई से ट्रांसशिप किया गया था। दुबई में इस किस्म को उपभोक्ताओं द्वारा बेहद पसंद किया गया और इसके बाद ही मिश्री किस्म की चेरी का पहला वाणिज्यिक लदान दुबई के लिए निर्यात किया गया। क्या खूबी है इस चेरी में, आइए जान लेते हैं। ये चेरी खाने में बेहद स्वादिष्ट होती है। इसमें विटामिन, खनिज और वनस्पति यौगिक भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये चेरी स्वास्थ्य के हिसाब से भी काफी लाभदायक है। जम्मू कश्मीर चेरी उत्पादन में भी आगे है। यहाँ देश की वाणिज्यिक किस्मों की चेरी के कुल उत्पादन का 95% से अधिक उत्पादन होता है। यहाँ चेरी की मुख्य रूप से 4 किस्मों का उत्पादन होता है, जिसमें डबल, मखमली, मिश्री और इटली शामिल है। चेरी को लदान से पहले एपिडा से पंजीकृत निर्यातक द्वारा चेरी की तुड़ाई, सफाई और पैकिंग की गई थी, जबकि तकनीकी जानकारी कश्मीर के शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई है। इस पहल के बाद आने वाले सीजन में कश्मीर से विशेष रूप से मध्य पूर्व के देशों में आलू बुखारा, नाशपाती, खुबानी और सेब जैसे कई समशीतोष्ण फलों के निर्यात के लिए बड़े अवसर उपलब्ध होंगे। वहीं एपिडा सेब, बादाम, अखरोट, केसर, चावल, ताजे फलों व सब्जियों और प्रमाणित जैविक उत्पादों की कश्मीर से निर्यात करने की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए किसानों, कृषि उत्पादक संगठनों, सरकारी अधिकारियों और अन्य हितधारकों के बीच जागरूकता ला रहा है। इसके लिए एपिडा ने नेशनल जैविक उत्पादन कार्यक्रम और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अधिकारियों के लिए ISO 17065 जरूरतों के बारे में जागरूकता कार्यक्रम भी शुरू किया है। ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य जैविक उत्पादों के साथ साथ जैविक उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों को तृतीय पक्ष प्रमाणन प्रणाली से परिचित कराना भी है। मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने ऑनलाइन पाठ्यक्रम मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु लॉन्च किया। इस ऐप को केंद्रीय मीठा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान ने तैयार किया है और इस पर आने वाला खर्च राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड ने वहन किया है। इस ऐप का उद्देश्य देश के जल कृषकों के लिए नवीनतम मीठा जल कृषि प्रौद्योगिकियों का प्रसार करना है। मत्स्य सेतु ऐप में प्रजाति वार और विषयवार स्व शिक्षण ऑनलाइन पाठ्यक्रम मॉड्यूल मौजूद है। यहाँ पर प्रसिद्ध जल कृषि विशेषज्ञ मछलियों के प्रजनन, बीज उत्पादन और ग्रो आउट संवर्धन पर बुनियादी अवधारणाओं और व्यावहारिक प्रदर्शनों पर बात करते हैं। खासतौर से कार्प, कैटफिश और स्कैम्पी जैसी व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण मछलियों का प्रशिक्षण यहाँ उपलब्ध होगा। इसके अलावा मत्स्य सेतु ऐप पर मर्रेल, सजावटी मछली और मोती की खेती के बारे में भी जानकारी मिल सकेगी। मिट्टी और पानी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए बेहतर प्रबंधन विधियों का पालन करने के अलावा जल कृषि कार्यों में भोजन और स्वास्थ्य प्रबंधन की जानकारी भी इस ऐप पर मौजूद रहेगी। शिक्षार्थियों की सुविधा के लिए छोटे छोटे वीडियो अध्याय तैयार किए गए हैं।
प्रश्नोत्तरी भी उपलब्ध है। शिक्षार्थी इनका जवाब देकर अपना मूल्यांकन स्वयं कर सकते हैं। प्रत्येक पाठ्यक्रम मॉड्यूल के सफल समापन पर एक ई प्रमाण पत्र खुद ही उत्पन्न किया जा सकता है। इस ऐप के माध्यम से किसान अपनी शंकाएं पूछ सकते हैं और विशेषज्ञों से विशिष्ट सलाह भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐप लॉन्च करते हुए मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मछली कृषकों की क्षमता निर्माण और जल कृषि विकास में प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। कोविड-19 महामारी के कारण मछली किसान अनुसंधान संस्थानों में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शारीरिक रूप से शामिल नहीं हो सके थे। यही वजह है कि ऑनलाइन पाठ्यक्रम ऐप इस समय की महत्वपूर्ण जरूरत है। ये ऐप किसानों को उनकी सुविधा के अनुसार प्रौद्योगिकी और बेहतर प्रबंधन में मददगार साबित होगा। उन्नत तकनीकों को सीखने के बाद मछली पालक निश्चित रूप से वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। इससे उत्पादकता बढ़ेगी और आय में सुधार होगा। ये ऐप देश भर के हितधारकों, खास तौर से मछुआरों, मछली किसानों, युवाओं और उद्यमियों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने का काम करेगा। साथ ही व्यापार में आसानी लाएगा। केंद्रीय मंत्री ने विश्वास जताया कि मत्स्य सेतु ऐप सीखने और सिखाने का अद्भुत मंच साबित होगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं वापस। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। दिल्ली के शिकारपुर गांव में कृषि विज्ञान केंद्र उजवा दिल्ली द्वारा खरीफ प्याज पर किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस किसान गोष्ठी में वहां के किसान और कृषि विज्ञान केंद्र उजवा के हेड एवं कृषि वैज्ञानिक मौजूद थे। इस अवसर पर प्याज की नई किस्मों के बारे में किसानों को क्या विशेष जानकारी दी गई, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। आपको ये बताना चाहूँगा कि भारत सरकार के परियोजना के तहत खरीफ मौसम में प्याज के प्रसार विकास के लिए कृषि विज्ञान केंद्र दिल्ली में कार्यरत है और आज शिकारपुर गांव जो नजफगढ़ ब्लॉक में आता है, एक हम लोगों ने कृषक संगोष्ठी करने का प्रयास किया और ये प्रयास किया लोगों को कन्विंस करने का कि यहाँ पे रबी के मौसम में प्याज काफ़ी अच्छे तरीके से लगाया जाता है और लोकल प्रजाति लगाई जाती है।
हम लोगों ने डिफरेंट जो भारत सरकार ने प्रजाति संस्कृत की है इस एरिया के लिए उसके बारे में बताया, और हम लोग उसका नर्सरी पौध कैसे तैयार कर सकते हैं अभी हम डेमोन्स्ट्रेशन लगाने जा रहे हैं, कैसे लगाया जाएगा, क्योंकि इधर के एरिया में बारिश के समय में प्याज का उगाना एक चुनौती है, एक चैलेंजेस है। तो हम किसान भाइयों के सहयोग से उनके कंधे से कंधे मिला करके जो भी हमारे पास इनपुट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे करके किसान भाई भी इसमें काफ़ी मेहनत करने को तैयार हैं। हम नर्सरी लगाने जा रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा कि भारत सरकार उत्तरी भारत में खरीफ मौसम के प्याज के विकास के लिए एक परियोजना चला रही है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राज्यों को खरीफ मौसम उत्पादन के लिए MRDH स्कीम के तहत काफ़ी उन्होंने फंड दिया है और इसको प्रचार प्रसार पे काफ़ी ध्यान दे रही है। आज की शिकारपुर गांव में खरीफ प्याज पे किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया और इस किसान गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य था क्योंकि इस गांव में और इस क्षेत्र में और ख़ासकर नॉर्थ इंडिया में प्याज की जो खेती मुख्य तौर पर की जाती है रबी सीजन में की जाती है, और सरकार की भी ये है कि जो खरीफ प्याज है नासिक के अलावा हम उत्तरी भारत में भी सभी जगहों पे आसानी से कर सके, इसके लिए सरकार का ये भी योजना है कि हम अधिक से अधिक क्षेत्रों में खरीफ प्याज का लगाया जाए, जिससे कि हम लगातार पूरे वर्ष भर जो हम उसकी जो रेगुलर सप्लाई है वो बनी रहे। इसी उद्देश्य से आज कृषि विज्ञान केंद्र उज्वा जो है शिकारपुर गांव में खरीफ प्याज पे संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें किसानों को नर्सरी लगाने का तरीके से लेके उसको उत्पादन कैसे किया जाए इस पे विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि कृषि विज्ञान केंद्र का जो मैंडेट्स है अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन, उसके अंतर्गत ये खरीफ प्याज लगाया जा रहा है और इसका हम दोनों तरीके से बीज की नर्सरी लगाने के तरीके से भी और साथ ही साथ जैसे कि हम आपको बताना चाहूँगा कि प्याज जो है खरीफ प्याज दो तरीके से लगाते हैं। एक तो हम सीधे बीज की बुआई करके नर्सरी तैयार करके लगाते हैं, साथ ही साथ गंठी के द्वारा भी इसकी हम आसानी से खेती कर सकते हैं। प्राकृतिक आपदा के कारण हर साल किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तेज बारिश हो, बाढ़ हो, तूफान हो या फिर सूखा, इनके कारण उनकी फसल खराब हो जाती है। उन्हें इन्हीं संकट से उबारने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की। सरकार की अपेक्षा है कि फसल बीमा योजना से जुड़कर किसान संकट के समय किसी पर भी निर्भर नहीं रहेंगे और उनका ये कदम आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में एक कड़ी के रूप में काम करेगा। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2016 से चालू की गई है। इसमें किसानों के सुझाव हमेशा लिए जाते हैं और सारे स्टेक होल्डर का, और इसके आधार पर हम इसको अभी तक हम 3 बार संशोधन कर चुके हैं और बार बार हम किसानों से बात करते हैं और जो इसमें चीज़ें होती है किसान हितैषी बातें हमेशा कि जल्दी से जल्दी आपको लाभ मिले, ये जोड़ा जाता है। जैसे बैंक पहले क्या था कि बैंक में पूरा एक एक आदमी का डिटेल नहीं लिया जाता था, अब एक एक आदमी का डिटेल इसलिए लिया जाता है कि सीधे खाते में आपको पैसा जाए, बैंक के थ्रू नहीं जाए। अब प्लस जो है इसमें स्थानीय आपदा के कारण आपका खेतवार आकलन है, इसके कारण जो है खेत का विवरण, फसल का विवरण, बैंक का विवरण और आधार कार्ड का विवरण, ये 4 आवश्यक चीज़ें हैं जो लिया जाता है और इससे ये चारों चीज़ों को सही भरना बहुत आवश्यक है। इसके लिए हम लोग ने बैंक कर्मचारी को बीमा कर्मचारियों के माध्यम से या खुद अपने सरकार के माध्यम से हमेशा ट्रेनिंग देते रहते हैं, उनको सेंसिटाइज करते रहते हैं कि वो सही भरें। उसके लिए हम लोग जब ये एप्लीकेशन अप्रूव करते हैं उस टाइम भी कुछ त्रुटिवश रह जाती है तो भी हम लोग इसको बीमा कंपनियों के माध्यम से ठीक करवाते हैं और दें। अब हमको लगता है कि धीरे धीरे ये बैंक में त्रुटि जो है अब कम हो गया है, मिनिमम हो गया है, फिर भी थोड़ी रह गई है। इसको हम लोग सतत प्रयासरत हैं कि इस तरह की त्रुटियाँ ना हो जिससे बीमा का लाभ लेने में थोड़ा सा डिले हो जाए या वंचित रह जाए। भारत सरकार जो है का लक्ष्य है कि किसानों की आमदनी दुगनी हो। तो आमदनी दुगनी क्यों होगी, कैसे होगी? दुगनी होने के लिए जो है आपको खेतों में काम करना है, वही आपकी आमदनी का जरिया है।
लेकिन आप जो खेतों में काम करते हैं, जो भी आप लागत लगाते हैं, तो हमेशा वो भगवान भरोसे है, बारिश हुई, सूखा पड़ा, उसके भरोसे सारा है, कोई कीड़ा आ गया तो जो आपकी लागत है उस पर भी मुसीबत होती है। तो आमदनी दुगनी तो तब होगी जब आपकी लागत कम से कम सुरक्षित हो। तो ये योजना इसी की गारंटी देती है, ताकि किसान भाई अब जो अपनी लागत लगाएं, खूब मेहनत करें, कम से कम लागत की चिंता ना करें। समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे भी जानकारियों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में बढ़ते हैं आगे। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो आप समझते हैं कि एक बहुत बड़ा व्यापारिक रिश्ता है, और भारतवर्ष और यूरोपियन यूनियन के बीच में काफ़ी व्यापार भी होता है, और कृषि से संबंधित जो है स्थान जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसे कि आज चर्चा हुई, उस चर्चा में बहुत सारे बिंदु ऐसे थे जिन पर बातचीत की गई और वो कॉमन थे। बहुत सारी ऐसे समस्याएं, समाधान और हमारे जो चैलेंजेस हैं उन पर जो है इस पर बातचीत हुई। जैसे कि हमारे यहाँ भी छोटे और मंझले किसान हैं, तो उनके देश में भी छोटे और मंझले किसान हैं। साथ में जो बात आई कि जैसे हम लोग अपने देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जो है यूरोपियन यूनियन भी अपने जितने भी सदस्य देश हैं उनके लिए भी खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा की बात करता है। लेकिन जो उसमें जो मुख्य मुद्दा जो बात निकल करके आई और जो बात की गई, उसमें ये कहा गया कि पोषण सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा के साथ साथ खाद्य जो एक तरह से मैं ये कहूँगा जो सेफ्टी है फूड की, खाने की जो अच्छा खाना है, अच्छा जो कृषि उत्पाद है वो अच्छा निकल करके आए, सेफ फूड की बात है, वो प्रोडक्शन करना ज़रूरी है। पोषण सुरक्षा अपने आप में अलग चीज़ है, खाद्य सुरक्षा अलग चीज़ है, जिससे कि हम उत्पादन अधिक करते हैं, लेकिन वो जो उत्पादन है, जितना भी उत्पादन होकर आ रहा है वो स्वच्छ होना चाहिए। तो मेरा ये कहने का अभिप्राय है, तो वो स्वच्छ उत्पाद की बात कर रहे थे, स्वच्छ कृषि उत्पाद की बात हो रही थी। तो स्वच्छ उत्पाद कैसे पैदा होगा? तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने देश में कई फ्लैगशिप कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिसके माध्यम से हम लोग जो हमारी अच्छी कृषि की पद्धतियां हैं उन्हीं को प्रमोट करते हैं, जो हमारे इनोवेटिव टूल्स हैं उन्हीं को प्रमोट करते हैं, और बायो सॉल्यूशंस को प्रमोट करते हैं, जिसमें आप बात करते हैं कि बायो फर्टिलाइज़र्स हैं, बायो पेस्टिसाइड्स हैं। तो इनके माध्यम से फ़ायदा ये होगा कि जितने भी हमारे केमिकल्स हैं उनका जो उपयोग हो वो कम हो। इस बात पर भी इसमें चर्चा हुई, और भारतवर्ष ने पहले से ही बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिन पर पहल शुरू की है, और नैनो टेक्नोलॉजी पर नैनो यूरिया जो एक तत्व जो है, एक प्रोडक्ट नया निकल करके आया, जिससे कि केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो अधिक मात्रा में प्रयोग होता था वो कम मात्रा में यूज़ होगा। जो नैनो यूरिया का लिक्विड नया प्रोडक्ट जो है निकल करके आया है, उस पर भी जो है बताया गया। साथ में कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जिसमें हमारे माननीय कृषि मंत्री साहब ने बहुत सारी चीज़ों पर बड़े उल्लेख से कहा कि जो फार्म टू फोर्क जो यूरोपियन यूनियन ने जिस मुद्दे पे बात की, उसमें भारतवर्ष में भी क्या पहल हो रही है। तो फार्म टू फोर्क की बात हुई कि हमारे यहाँ का जो प्रोडक्शन सिस्टम है, हमने बहुत कुछ उसमें सुधार किया है, और हम पूरे विश्व में
जो है उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी हैं, चाहे वो हमारे बागवानी फसलें हैं, चाहे खाद्यान्न है, चाहे हमारे दलहनी है, तो उनमें अग्रणी हैं। लेकिन हम जो है स्वच्छ उत्पाद को जो है बनाने के लिए जो है हम लोग अग्रसर हैं। और साथ में जो बात हुई कि अभी आने वाले समय में 26 तारीख से लेकर 28 जुलाई को एक फूड समिट होने वाला है, जो यूनाइटेड नेशंस उसको जो है उसका आयोजन कर रहा है। तो भारतवर्ष भी उसकी तैयारी में लगा है और उसके करीब 10 ग्रुप जो है वो उनकी पहचान की गई है और वो 10 ग्रुप में उसमें डिस्कशन होगा और उसमें अलग अलग हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो भी इस यूनाइटेड फूड समिट में पार्टिसिपेट करेंगे। और भारतवर्ष जो है अपने बहुत सारे जो मुद्दे हैं उनको उठाएगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है हम कैसे उसमें जो है अपने आप को शामिल कर सकते हैं उनमें भी बताया। और जिसमें कि बताया जाएगा, मैं ये कहूँगा कि और उसके लिए जो फूड समिट की तैयारियां हैं वो भी चल रही हैं। और G20 कंट्रीज़ की भी जो मीटिंग होने वाली है उसमें भी भारत पूर्ण रूप से जो है अपनी भागीदारी रखेगा। और बहुत सारे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं जिनको हम लोग आगे लेकर के जाएंगे और उन पर जो है चर्चा करेंगे, जिससे कि हमारी कृषि की पद्धति, कृषि में कैसे सुधार होगा और हमारी जो व्यापार है हमारा जो अन्य देशों के साथ, उस व्यापार को कैसे सुधार किया जाएगा। जैसे कि उसमें ये भी बताया गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है भारतवर्ष ने शुरू किया है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से जो है अभी जैसे बहुत सारी फसलों का कटाई के पश्चात नुकसान हो जाता है, जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है, उसको हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए जितने भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन है, कोल्ड स्टोरेज है या मंडियों को बनाना, ये सब चीज़ों पर भी जो है बात इसमें बताई गई। और साथ साथ में जो एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बना हुआ है एग्रीकल्चर का, 2 देशों के बीच में हमारे बहुत सारे ऐसे जॉइंट वर्किंग ग्रुप काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर पे। तो उस जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से हम लोग बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनकी पहचान करते हैं। उन पहचान पर जो है एक दूसरे से हम लोग एक दूसरे देशों के साथ हम लोग उन चीज़ों को साझा करते हैं। और किसी रूप से कोई देश मजबूत है तो हम उनसे सहायता लेते हैं, अगर किसी रूप से हम मजबूत हैं तो हम उनको सहायता प्रदान करते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग और जो हमारे यहाँ का जो एक्सचेंज का कार्यक्रम है, हमारे यहाँ से वैज्ञानिक और अच्छे किसान जो है वहाँ दूसरे देशों में जा कर के सीखते हैं, इसी तरह से वहाँ से भी किसान और जो है वैज्ञानिक आ कर के जो है एक दूसरे से क्रॉस लर्निंग के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को सीखने का प्रयोजन जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से करते हैं, जिससे कि कॉमन जो प्रॉब्लम्स होती हैं 2 देशों के बीच में, उनका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, चाहे वो रिसर्च के माध्यम से या डेवलपमेंट के माध्यम से, या किसी देश के पास कोई सॉल्यूशन है तो वो आपस में एक दूसरे से साझा करके उस पर जो है चर्चा की जा सकती है। एक तरफ हमारा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है तो वहीं दूसरी ओर मॉनसून भी देश में छाया हुआ है। ऐसे में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पशुपालन के लिए एडवाइजरी जारी की है। क्या है एडवाइजरी, आइए जानते हैं। बरसात के दौरान पशुओं को कई तरह की बीमारियां लगती है, इसके लिए टीकाकरण होता है। पशु चिकित्सकों ने डोर टू डोर टीकाकरण करने की सलाह दी है। साथ ही पशुपालकों से कहा गया है कि पशुओं को नियमित रूप से खनिज मिश्रण देते रहे। खासकर दुधारू पशुओं के लिए खनिज की मात्रा 50 से 60 किलो प्रतिदिन होनी चाहिए। देश कोरोना महामारी के संकट से भी जूझ रहा है। सरकार ने पशु, मुर्गियां या फिर उनके लिए दवाएं वगैरह खरीदने की अनुमति दे रखी है। खरीदारी करते समय पर्याप्त दूरी बनाए रखें और साफ सफाई का भी ख्याल रखें। दूध निकालते समय, चारा देते समय या फिर पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह बांधते समय भी साफ सफाई बनाए रखें। कोई भी काम करने से पहले और बाद में साबुन से हाथ धोते रहे। जहां हरे चारे या सांद्र भोजन की कमी दिखाई दे रही है, वहां किसान गेहूं, मक्का, गेहूं की भूसी, सरसों की खली और नमक का इस्तेमाल करते हुए घर पर ही चारा तैयार कर सकते हैं। पशु बांधने की जगह के फर्श को फिनाइल से साफ करते रहे। तबेले को संक्रमण मुक्त करने के लिए रखें। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जा सकता है। पानी पीने और चारे वाली नाल को भी संक्रमण से बचाने के लिए
कली का लेप कर ले। किसी भी रसायन का छिड़काव पशु के शरीर पर, उसके चारे पर या दूसरे भोजन पर ना करे। ये भी ध्यान रखें कि आपका पशु ज्यादा देर तक भूखा प्यासा ना रहे, इससे पशु कुपोषण का शिकार हो सकता है। जिन किसानों के पास स्मार्टफोन है वो आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड कर ले। ये भारत सरकार का ऐप है जो कोविड-19 की निगरानी रखता है और लगातार दिशा निर्देश जारी करता रहता है। तो हमारे आज के आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के इस कड़ी में बस इतना ही। अगर आप कार्यक्रम का पहले का प्रसारण भी देखना चाहते हैं तो टीवी पर दिए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर जाकर भी हमारे कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। फिर होंगे हाजिर कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी नई नई जानकारियां लेकर। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। आप सभी अपना रखिए ख्याल। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। स्वाद के सफर में स्वागत है आपका योग की नगरी ऋषिकेश। शहर की बात, स्वाद के साथ, संस्कृति का मिलन, परंपरा के साथ। देखिए स्वाद का सफर हर शनिवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ताया ताई भी कनाडा जा रही है और ताई की जमीन है, इसीलिए तो कह रही हूँ तू बड़ा लड़का है घर का, कुछ बंदोबस्त कर जाके। आप जबरदस्ती ना किसी को भी खेती नहीं करवा सकते। यार मैंने ऐसा क्या कर दिया, इतनी औखी क्यों हो रही है तू? कमल ने तो अपना रास्ता चुन लिया, अब तुम देखो तुमने किस रास्ते जाना है। बंटवारा सोमवार से शुक्रवार रात्रि 9 बजे डीडी किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। अगर हम औरतें घर की सुंदरता बढ़ाने वाली दुल्हन बन के रहेंगे तो परिवार तो कभी तरक्की नहीं करेगा। आनंदी और फुलवा ने फूलचंद को जिंदा जलाने की कोशिश की है। ख्वाब सच हो रहे हैं उम्मीदों के। हमसे ऐसी क्या गलती हो गई जो हमको इस तरह यहाँ लाया गया? गलती तो तुमसे हुई है। पैसे कहाँ गए? आपने हमारे ऑफिस से रुपए चोरी क्यों करवाए? आनंदी गांव की लाडली देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के सह प्रायोजक हैं रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल, और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान।